हमारे सवार के इस क्षेत्र के सम्मानीय आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों और हमारे शहीद परिवार से आए हुए हमारे सभी सज्जन वृंद और हमारे वीर सैनिक भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इगास के इस पर्व पर यहां सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से और आप सबको इगास की, जिसको आप सब लोग बूढ़ी दिवाली के नाम से जानते हैं, कल एकादशी थी, आपको इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व को आप सब लोग अपने रीति रिवाज से आप सब लोगों ने मनाया और आप मनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यहां सवार में आने का सौभाग्य मिला और यहां शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने का भी मौका मिला और वीर सपूतों को याद करने का भी मौका मिला। मैं अपने आप को आज धन्य मान रहा हूं कि मैं ऐसी वीर भूमि पर आया हूं जहां के वीर सपूतों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध था, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध था, चाहे वो 1962 की लड़ाई थी, चाहे वो पेशावर की लड़ाई थी, फिर चाहे वो 1971 की लड़ाई थी, 1965 की लड़ाई थी या कारगिल युद्ध था, सभी लड़ाइयों में, सभी संग्राम में सवार गांव के वीर जवानों ने अपने आप को समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं और उन शहीदों के प्रति मैं नमन होता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर इस देश की रक्षा की और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया। मैं यहां के कण कण में, यहां के क्षण क्षण में देशभक्ति समाहित है। ऐसी धरती को मैं और मेरे साथी नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि ये रण बांकुरे की जहां भूमि है, यह धरती क्रांति की धरती है, शांति की धरती है, धर्म की धरती है और इस धरती ने कुल मिलाकर के उत्तराखंड का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जहां मैं उत्तराखंड को याद करता हूं तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि महान विभूतियों ने यहां देश को दृष्टि दी है और दिशा दी है। और ये पवित्र भूमि, ये धर्म की भूमि, अभी 5 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी का वहां पर जो स्मारक है उसको जनता को समर्पित किया, वह भी हम सबके ध्यान में है। और आदि शंकराचार्य ने यहां पर रह करके दुनिया को संदेश दिया, देश को संदेश दिया, जिस पर आज करोड़ों करोड़ों लोग उस मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। मैं जहां इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, वहीं यहां जो विकास की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, उसके प्रति भी अपना समर्पण जाहिर करता हूं। मित्रों, आज तो हम विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। सुबह देहरादून से चले और यहां पहुंचे। याद कीजिए, जब ये इलाका कटा फटा होगा, दूरगामी होगा, जाने के रास्ते नहीं होंगे, उस समय भी यहां के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना जान न्यौछावर किया। इस बात को हमको ध्यान रखना। और
जिस तरीके से उन्होंने देश का सम्मान रखा वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, वह मैं जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा। मुझे खुशी है कि जब मैं इसको वीर भूमि कहता हूं तो आज लगभग 1,15,000 सैनिक भाई हमारे भारत के सैनिक के रूप में, देश के प्रहरी के रूप में आज कार्यरत है। सिर्फ उत्तराखंड से इस बात को समझना चाहिए। जैसा जोशी जी ने बताया कि लगभग 5 लाख एक्स सर्विसमैन परिवार है जो उत्तराखंड का रहने वाला है। यह देश की वीर भूमि का परिचायक है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। परमवीर चक्र की बात करो तो यहां एक परमवीर चक्र भी मिला, 6 अशोक चक्र मिले, महावीर चक्र मिला, 13 महावीर चक्र मिले। आज जो कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत, वह भी उत्तराखंड से। अगर हम बात करें विपिन चंद्र जोशी जी की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो भी उत्तराखंड से थे। और अगर हम देवेंद्र कुमार जोशी जी की बात करें तो वह भी नवल स्टाफ के चीफ थे और वह भी उत्तराखंड की वीर भूमि से संबंध रखते थे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने आज मुझे यहां पर आने का सौभाग्य दिया। मैं गणेश जोशी जी का धन्यवादी हूं जिन्होंने शहीद सम्मान यात्रा की परिकल्पना की, एक कल्पना की। ये वीरों की भूमि है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए, यहां के शहादत को ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए आज की तारीख से लेकर के 7 दिसंबर तक यह लगभग जो है 1,734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी और सैन्य धाम में इस मिट्टी का उपयोग होगा। यह वीर सपूतों की धरती को जोड़ा जाएगा, यह हम जानते हैं। मुझे खुशी है कि गणेश जोशी जी ने इन शहीद परिवारों को ताम्र पत्र देने का निश्चय किया है। यह ताम्र पत्र सिर्फ इस बात को याद दिलाएगा कि किस तरीके से वो शहीद सपूत किसी परिवार के नहीं थे, वो शहीद सपूत पूरे देश के थे और देश के माँ बाप और देश के भाई बहन सभी उनके साथ खड़े हैं, सभी परिवार उनके साथ खड़ा है। इस बात को बताया, मुझे बताया गया है कि ये 13 जिलों से और 70 ब्लॉकों से होकर के आएगा। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करें। हर एक 13 जिले में इसका स्वागत हो, भव्य स्वागत हो, 70 ब्लॉक में भव्य स्वागत हो और कोई भी वीर सपूत जिसने अपनी जिंदगी और जवानी फौज में दी है वो अछूता न रहे, उसका सम्मान होना चाहिए, उस परिवार का सम्मान होना चाहिए। इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि अभी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, 1 रैंक 1 पेंशन, आप देखिए कांग्रेस का नजरिया क्या है। 1972 से लेकर 2014 तक फौजी भाइयों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, उनकी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उनकी शहादत और देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया। यह कांग्रेस की देन है। मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो आप बोल सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं 500 करोड़ रुपए देकर जब आपकी सरकार जाने लगी तो चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 72 की डिमांड 2013 में और 14 में बजट में 500 करोड़ रुपए रख करके कह दिया कि हम आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को पूरा करेंगे। मुझे मालूम नहीं यहां क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहां गांव में पायता कहते हैं। कुछ नहीं तो एक शगुन रख दो और छुट्टी पा जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी सरकार आती तो वो शगुन का शगुन ही रह जाता, कोई काम नहीं होता।
काम हुआ तो इसलिए हुआ कि 2014 में भारत का महान सपूत, देश का प्रथम सेवक सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके दिया। यह बात हमको समझनी चाहिए। 20 लाख के आसपास हमारे सैनिक भाइयों ने इसका लाभ उठाया, 20.6 लाख, और उत्तराखंड में 1,16,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया और लगभग 42,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए दिया है। और पहली बार मिला तो मोदी जी के कारण मिला, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीति में विषयों को रख करके लोगों को गुमराह करते हैं, और कुछ ऐसे देशभक्त होते हैं जो अपनी सरकार को समर्पित कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को और हमारे फौजी भाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए हमारी मोदी जी की सरकार ने समर्पित भाव से 42,000 करोड़ रुपए खर्च करके सारे के सारे लोगों को वन रैंक वन पेंशन का सुविधा दी है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये बात आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, कि जीता समाज वो होता है जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी दे, और जीता समाज वो होता है जिसने आपको गुमराह किया है उसको मुंह तोड़ जवाब दे। यह भी आवश्यक होती है, इस बात को समझना चाहिए। और मुझे याद है और विश्वास है कि सवार गांव जीता जागता फौजियों का गांव है, जो फौजियों की इज्जत और उसको ध्यान में रखेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको मालूम होगा पिछले 2014 के पहले 20 साल से कोई भी फौजी दृष्टि से कोई भी इक्विपमेंट की खरीदी नहीं हुई थी। 20 साल, 20 इयर्स। एक रक्षा मंत्री ऐसे आए जिन्होंने कहा फैसला नहीं करना भी फैसला ही होता है, यानी हम फैसला नहीं कर रहे हैं, यह भी हमारा फैसला है कि हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रक्षा का सौदा हो और कमीशन न हो। बिना कमीशन के कांग्रेस और कमीशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, और जहां एनडीए है, जहां मोदी साहब है, जहां बीजेपी है, वहां मिशन है। इस बात को समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल जहाज हमारे उसमें जुड़ गए हैं, हमारे हवाई जहाज के उसमें बेड़े में जुड़ गए हैं। 36 फाइटर राफेल जहाज जुड़ गए। उसी तरीके से 28 अपेचे हेलीकॉप्टर जुड़ गए। अब आपको मालूम है जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस और राफेल और भ्रष्टाचार और कमीशन, अपेचे और भ्रष्टाचार और कमीशन, ये कांग्रेस का नतीजा था। आज 28 अपेचे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, सरफेस से एयर मिसाइल्स यह अब भारत में आ चुका है। 145 अल्ट्रा लाइट हवाइजर आ गए हैं, 100 KN वज्र आर्टिलरी गन आ चुकी है, 1.86 बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ चुके हैं। आप बताओ, हमारे फौजी भाई बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चले हुए थे, और मोदी जी ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट भारत की फौज को समर्पित किया है। और अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दूसरे देशों को भेजने लगा है। यह हमारी स्थिति बनी है, यह बढ़ता हुआ भारत है, यह हमको समझना चाहिए। 5 लाख AK-203 यह भारत ने खरीदी की है, 5 लाख। 22 साल से कोई भी गन नहीं खरीदी गई थी, 22 साल से। और 22 साल बाद जब मोदी जी आए तब जाकर के 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदी गई। यह बताता है
कि फौजियों के साथ अगर कोई खड़ा है तो भारत का प्रथम सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं देश के प्रहरी के रूप में। हम सब जानते हैं मित्रों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घर की उत्पाद हो, घर का इंडिजिनस असला बने, इसके लिए जो हमारी एफडीआई थी उसको 74% पहुंचा दिया गया और उसके चलते इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बन चुका है। उसी तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आ गए हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि फौज बेटर कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। उसी तरीके से आज इंसर्जेंसी 66% घटी है। उसी तरीके से उसमें जो इंसर्जेंसी में मारे गए लोग हैं वो 66% घटे हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज 79% घटी है और सिक्योरिटी कैजुअलिटी जो है, जो हमारे फौजियों का शहादत होती है, उसमें 23% घटा है। यह हमको समझना चाहिए। यानी हमारी फौज आज सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ लैस है और लड़ने में सक्षम है। यह हम सबको ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। वहां डिफेंस की इंडिजिनस बनावट होगी और बनाया जाएगा और भारत में भारत का सामान भारत के फौजी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। मेक इन इंडिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का योजना लेकर के हम चले हैं। यह हमको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, अभी अभी हमारे धामी जी चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बॉर्डर रोड्स पर बहुत तेजी से काम हुआ है और आपको मालूम है कि जब चाइना ने अपनी फौज लाकर के खड़ी की तो मोदी जी ने 1.5 दिन के अंदर भारत की फौजें वहां पहुंचा करके सामने खड़ी कर दी। ये हम सबको मालूम है, एकदम आमने सामने। ये सड़कें नहीं थी और कांग्रेस का क्या रवैया था कहने का, सड़कें नहीं रहेगी तो दुश्मन नहीं आएगा। देखो क्या क्या नकारात्मक सोच थी। कहते थे कि सड़क नहीं होगी तो हमारे दुश्मन को आने में दिक्कत होगी। और मोदी जी ने कहा जहां जहां बॉर्डर है वहां 12 से 24 घंटे में हमारा फौजी पहुंचेगा, असले के साथ पहुंचेगा, टैंक के साथ पहुंचेगा, पूरी ताकत के साथ पहुंचेगा। इस बात की व्यवस्था की। आपको जान करके खुशी होगी कि 2014 के बाद पहाड़ों को काट करके 8-8, 9 किलोमीटर की टनल बनाई गई है। 6 टनल बन चुकी है और 14 टनल पर काम चल रहा है। अब सीधे पहाड़ के नीचे से 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर सारी गाड़ियां जाएंगी और जो सफर आप 2-2 दिन में करते थे पहाड़ों में घूमते घूमते, वो आप आज आधे घंटे के अंदर आप कवर कर लेंगे। यह परिस्थिति बनाई गई है। अटल टनल यूनिट अटल टनल हमारे हिमाचल प्रदेश में बना है। जो लद्दाख को जाने में 1.5 दिन लगता था, अब 35 मिनट के अंदर 9 किलोमीटर की सड़क तो टनल है जिससे वो पार करके आप सीधे 30 मिनट 35 मिनट में आप पहुंच जाते हो। यह परिस्थिति बनी है। उसी तरीके से यहाँ तो हमारे बहुत से फौजी भाई हैं। आपको मालूम होगा जब फौज की कन्वॉय चलती थी और गाड़ियां चलती थी तो जब पुल क्रॉस करते थे तो एक तरफ लाल झंडी दिखाई जाती थी और एक तरफ हरी झंडी दिखाई जाती थी और तब जाकर के एक तरफ से कॉन्वॉय जाता था और वो ब्रिज होती थी जिस ब्रिज से एक समय में एक ही गाड़ी जाती थी। जब एक 1 टनर 2 टनर 3 टनर निकल जाता था तब दूसरी गाड़ी आती थी। आपको जान करके खुशी होगी कि मोदी जी के 2014 में आने के बाद 14,000 मीटर दोनों तरफ 2-2 सड़कें बना करके ऑल वेदर रोड तैयार हो गया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। 44 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस बन रहे हैं, 73 इंडिया चाइना रोड पर सड़कें बन रही हैं। उसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर
भारत की रेलवे बना रही है और मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद चेनाब पर बन रहा है। उसके कारण सीधे ट्रेन आगे जाएगी और बॉर्डर तक पहुंच सकेगी। इस बात की व्यवस्था की जा रही है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम फौजी भाइयों के लिए और हमारे जो विडोज हैं उनकी बात करें और बच्चों की बात करें तो उसमें भी बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई है। चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे हमारे जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारी जो महिलाएं हैं उनको फिर से जीवन में व्यवस्थित करने की जरूरत हो, उसकी सबकी व्यवस्था की गई है। मित्रों, जब 4 धाम सड़क 12,000 किलोमीटर की खर्च करके बन रही है ऑल वेदर रोड, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि जब तक सैन्य धाम नहीं बनेगा तब तक उत्तराखंड की वीर भूमि का हम सही तरीके से आदर नहीं कर पाएंगे, इसलिए भव्य सैन्य धाम बनना चाहिए। इस बात को भी जोड़ा गया और इस काम को आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग के लिए भी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए भी रेलवे लाइन का 100% लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है। अब उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 521 करोड़ रुपए में नमामि गंगे की स्कीम बन गई है। आप सबको मालूम है कि बहनों के लिए जनधन योजना में लोगों को जोड़ा गया है और ताकि उनके पास सीधा अकाउंट में मोदी जी पैसा भेज सके, इसकी व्यवस्था होगी। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारे योजना, आयुष्मान भारत और हिमाचल और उत्तराखंड ने अटल आयुष्मान योजना बना करके इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 5 लाख के हेल्थ कवर से बाहर नहीं है, सबको 5 लाख का हेल्थ कवर दिया गया है। उसके लिए मैं वर्तमान सरकार को, पुष्कर धामी जी की सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं। किसान सम्मान निधि में मित्रों, आजकल किसानों को 10 किस्त पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? 2-2 हजार रुपए पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ये किसान सम्मान निधि किसानों को अगर किसी ने दिया तो भारत के महान सपूत सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मुझे खुशी है, हमारे पुष्कर धामी जी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं दिल्ली से देहरादून। अब देहरादून से दिल्ली जाने में 2 घंटे लगेंगे, सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। यह परिस्थिति आ गई। और आजकल मुझसे कोई मिलने आता है तो मैं फोन करता हूं कि नेताजी कहाँ हैं? कहने लगे मैं देहरादून में हूं। मैंने कहा आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते शाम तक आ जाऊंगा। मैंने कहा कैसे आ जाओगे? तो कहते बस अब तो रोड बन गई है, हाईवे पर आना है और फिर हम 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाए। मुझे अपने दिन याद आते हैं कि जब मैं आया करता था तो देहरादून के लिए लिखा करता था दिल्ली देहरादून फलानी तारीख, क्योंकि सुबह से चलता था और नहर के किनारे धक्के खा के शाम तक पहुंचता था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? नहर के बगल में अगर गाड़ी ने स्पीड पकड़ी नहीं तब तक एक स्पीड ब्रेकर आ जाता। आजकल आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। यह मोदी जी का विकास है और आने वाले समय में 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंचेंगे। यह परिस्थिति रहेगी, इसको भी आपको समझना चाहिए। मित्रों, चाहे वो फिर हमारे गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल हो, 15,000 से 25,000 करने का काम हो, फिर चाहे वो टूरिज्म का विषय हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स की संख्या 1800 से बढ़ा करके 2300 करने की बात हो, फिर चाहे वो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात हो, सब में उत्तराखंड की सरकार ने पहल किया है। अब 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपके यहाँ चमोली में जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनकर के तैयार है, अब वो भी केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ की भी कायाकल्प होगी और उसका भी विकास होगा, यह हमको समझना चाहिए। ओली का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ने वाला है, वह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। मोदी जी के ध्यान में है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये पहाड़ के काम आए, इस बात को ध्यान में लेकर के। और इसलिए जो शौर्य धाम, सैनिक धाम है, वहां भी पूरे योगदान के साथ हम सब लोग लगेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। जो कुरकुल में बन रहा है, यह भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मित्रों, मैं चाहता तो बहुत कुछ बोलना था,
चुनाव के दौरान मैं बार बार आऊंगा। अभी ये एक तरीके से सरकारी कार्यक्रम भी है, इसमें ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, आपसे हमारे इस गांव में मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैं सवार में आया तो आपको ये विश्वास दिला के जाता हूं कि ये जिस धरती ने आन बान शान के साथ देश की रक्षा की है, मोदी जी इस जगह को पूरी ताकत के साथ विकास के लिए आगे छोड़ेंगे, इस बात का उनको ध्यान रखें। और हमारे पुष्कर धामी जी भी इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। मित्रों, समय आ गया है, मिशन वाले को आगे बढ़ाओ और कमीशन वाले को घर बैठाओ। आपको मालूम है इनकी सरकार में क्या होता है? बोलो सरकार मैंने नोट लिख दिया है, नोट दे दिया, तो मंत्री ढूंढने लगता है नोट कहाँ है, नोट कहाँ है। इनको मालूम नहीं कि सरकारी नोट कुछ और होता है, वो टिप्पणी होती है। इनको नोट का मतलब सिर्फ एक ही समझ में आता है, लक्ष्मी की पूजा, सिवाय इसके और कोई काम नहीं। नो वर्क विदाउट कमीशन, हर जगह कमीशन ही कमीशन। मित्रों, देश का बहुत नुकसान हुआ है। लंबी अवधि तक कांग्रेस ने देश का नुकसान किया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रही है, और अभी भी जी नहीं भरा है, मन नहीं भरा है। आप देखिए कितना भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार चुंबक की तरह जुड़े हुए हैं। सिर्फ कौन जोड़ रहा है? लक्ष्मी जोड़ रही है, पैसा जोड़ता है और कुछ नहीं, सिवाय कमीशन के कोई काम नहीं। मित्रों, उत्तराखंड को बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है। और डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, बताइए डबल इंजन का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ पीछे, डबल इंजन का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, इस डबल इंजन को डबल इंजन रखना है और पूरी ताकत के साथ चलाना है। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।